वेलकम फ्रेंड्स। हम जीत सरीन और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस के बारे में। और इस ऐसे के बारे में इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इसके कंटेंट्स इतने एंगेजिंग हैं। ये आपके सिलेबस में हो या ना हो, आप इसको सुनना और पढ़ना एंजॉय करेंगे। इस ऐसे को लिखा है हिलियर बेलॉक ने, जो एक 20th सेंचुरी ऑथर हैं। ब्लॉक का बर्थ हुआ था फ्रांस में और बाद में वो एक नेचुरलाइज्ड ब्रिटिश सिटीजन बन गए थे। ब्लॉक बहुत ही गिफ्टेड और स्किल्ड प्रोज राइटर हैं और उन्होंने एसेज, नॉवल, पोइट्री, टेबल्स, हिस्ट्री, बायोग्राफी, क्रिटिसिज्म सब कुछ लिखा है। और उनका पाथ टू रोम एक ट्रेवलॉग है। और मैरी एंड एंटोइनेट और हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, उनकी हिस्ट्री पे बुक्स हैं। हिस्ट्री के वो स्कॉलर हैं। इसको आप ऐसे पढ़ने के दौरान, सुनने के दौरान इसको नोटिस करेंगे, बट अ स्कॉलर ही इज ऑफ हिस्ट्री। उन्होंने एक पॉलिटिकल वीकली भी एडिट किया था, आई विटनेस नाम से। और उनके एसेस का जो रेंज है वो बहुत ही वाइड है। ओरिजिनली तो एसेस न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स के लिए ही लिखे गए थे, लेकिन एसेस जो है वो जनरली जर्नलिस्टिक टाइप से फ्री हैं। वो अपने एसेस में इंटीमेट हैं, फ्रैंक हैं और प्लेफुल, टेंडर, इमोशनल। टोन जो है एसेस का वो लिरिकल भी है, ह्यूमर भी है, लेकिन सैटिरिक टच भी है। तो उनके एसेस का ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो ह्यूमरस होने के साथ साथ सैटिरिकल भी है। उनका जो रेपुटेशन एज एन एसेइस्ट है वो ऑन नथिंग, ऑन एनीथिंग, ऑन समथिंग, ये उनके कलेक्शन ऑफ एसेज आए, इस पे उनका रेपुटेशन एज एन एसेइस्ट डिपेंड करता है। हिलियर बेलॉक जो है वो फ्रेंड्स थे, अनदर प्ले राइटर थे 20th सेंचुरी के, एसेइस्ट जी के चेस्टरटन, जो फुल ऑफ पैराडॉक्सेस ऐसे लिखते थे। और मे बी ये आपने पढ़ा हो, ऑन द प्लेजर्स ऑफ नो लॉन्गर बीइंग वेरी यंग, ये चेस्टरटन का बीए में सिलेबस है, सॉरी ऐसे है। इसके अतिरिक्त शॉ, रियलिस्ट ड्रामेटिस्ट, और एच जी वेल्स जो साइंस फिक्शन लिखते थे, चारों को मिलके इनको बिग फोर ऑफ एडवर्डियन इरा कहते थे, बिग फोर ऑफ द एडवर्डियन इरा। और एडवर्डियन इरा आप जानते हैं कि जो क्वीन विक्टोरिया वो 1837 से 1901 तक थ्रोन पे रही, और उनके बाद जो 1901 से 1910 तक उनके सन एडवर्ड सेवंथ थ्रोन पे रहे, उस पीरियड को एडवर्डियन इरा कहा जाता है। और एच जी वेल्स, चेस्टरटन, शॉ और बेलॉक एज ऑथर्स बिग फोर ऑफ एडवर्डियन इरा कहे जाते हैं। ऐसे का टाइटल आपको स्टार्टल करता है, हैरान करता है कि जिस एज में हर व्यक्ति सिर्फ ज्ञान के पीछे है, उस एज में ऑथर जो है इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस लिख रहा है। तो उनका जो स्टाइल है वो पैराडॉक्सिकल है। हालांकि एजी गार्डिनर ने भी इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस लिखा है और रॉबर्ट लिंड ने प्लेजर्स ऑफ इग्नोरेंस लिखा है, लेकिन ऑथर जो है अपने पैराडॉक्सिकल स्टाइल से, अपने ह्यूमरस वे में एस्टेब्लिश करते हैं कि जो इग्नोरेंस है वो कोई डेरोगेटरी टर्म नहीं है, रादर इट्स अबाउट नॉलेज। इग्नोरेंस की बात करने का मतलब होता है आपको ये मालूम हो कि आपका ज्ञान की सीमा क्या है, कितना आपको आता है, आप किस सीमा तक अज्ञानी हैं। तो पैराडॉक्सिकल वे में वो एस्टेब्लिश करते हैं कि सॉक्रेट्स ने भी ये कहा है कि इट्स बेटर आई नो नथिंग एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ माई ओन इग्नोरेंस, मुझे अपने अज्ञान का ज्ञान हो, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बेलॉक ने ऐसे शुरू किया है इरेस्मस, रेनेसा ऑथर इरेस्मस से, जिन्होंने प्रेज ऑफ फॉली लिखा था। और उन्होंने उस टाइम के मंक्स पे सेटायर किया था इन प्रेज ऑफ फॉली में। तो ऑथर कहते हैं मैं उनको फॉलो करता हुआ, उन्होंने तो प्रेज ऑफ फॉली लिखा था, मैं इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस लिखना चाहता हूँ। लेकिन इरास्मस के कंपैरिजन में मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि ना तो हम लोग उतने फ्री हैं जितने रेनेसां के लोग थे लिखने के लिए। दूसरा ऑथर कहते हैं कि मैं उतना स्किलफुल नहीं हूँ कि मैं अज्ञानता के बारे में लिख सकूं। फिर भी कहते हैं मैं एक इतनी बड़ी बुक तो नहीं लिख सकता अज्ञानता के ऊपर, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मैं एक छोटा ऐसे लिख दूं। और वो गॉड को इन्वोक करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े टॉपिक पे लिखना है। दिस इज ऑल्सो सैटिरिकल एंड आयरॉनिकल, ह्यूमरस एंड लाइट, कि वो गॉड को इन्वोक करते हैं। हेल्प मी गॉड, आई राइट ऐसे। तो जैसे ही अज्ञान की बात होती है तो ऑथर कहते हैं आप सोच के देखो, आप रिमार्क द स्कोप एंड एम्पलीट्यूड, कितना ओशनिक है इस विषय पे बात करना, कि कोई आदमी कितना भी खुद को धनवान विद्वान समझता हो, उसको कितने भी धन दौलत, पुस्तकों की कितनी भी जानकारी हो, और वो एक लिस्ट बनाए जिनके बारे में उसको बहुत ज्यादा जानकारी है, तो उसकी जो दूसरी लिस्ट बनेगी
जिसके बारे में उसको कुछ नहीं आता। कंपैरेटिवली ये ना आने वाले सब्जेक्ट्स की लिस्ट बहुत ही बड़ी होगी। तो ऑथर ने भी एक कंपैरिज़न किया है। नाम लिए कि आप सोचो हमको किस-किस बारे में नहीं आता, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं मेटाबॉलिज़्म एंड यूटिकिनिज़्म, आइसोस्टैटिक्स एंड लिम्फैटिक्स, क्रोनोलॉजी, एंटोमोलॉजी। अब इन टॉपिक्स को इन टर्म्स को अगर हम डिस्क्राइब करें, तो जैसा कि आप जानते हैं मेटाबॉलिज़्म होता है, हम जो फूड खाते हैं और हमारे फूड के खाने से हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी पैदा होती है दैट इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज़्म कि हमारा बॉडी सिस्टम कैसे काम करता है, हम जो खा रहे हैं उसको ये एनर्जी में चेंज करता जा रहा है कि नहीं। और यूटिकनिज़्म जो है, यूटिकिस एक पर्सन का नेम था और यूटिकनिज़्म है कि क्राइस्ट के अंदर ह्यूमन और डिवाइन किस तरह रिलेटेड थे। इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, इस चीज़ को समझने को कि क्राइस्ट में ह्यूमन और डिवाइन रिलेटेड थे, यूटिकनिज़्म कहलाता है। और आइसोस्टैटिक्स होता है कि अर्थ की क्रस्ट्स के बीच में जो इक्विलिब्रियम है, इसकी स्टडी। अर्थ की क्रस्ट के बीच में इक्विलिब्रियम की स्टडी आइसोस्टैटिक्स है। फिर लिम्फैटिक्स है, हमारी बॉडी में जो लिम्फ्स हैं, जो लेसिका ग्रंथि हैं, ग्लैंड्स हैं, उनकी स्टडी है लिम्फैटिक्स। क्रोनोलॉजी हम जब हिस्ट्री को लीनियर स्टेज में पढ़ते हैं, 1 से स्टार्ट करके सीधे रेखा में जब इतिहास को पढ़ा जाता है, तो वो होता है क्रोनोलॉजी। और एंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो इन टर्म्स के साथ ऑथर कहता है देखो आपको कितना आता है, कितनी सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें नहीं आता। जैसे बहुत सारे देश और बहुत सारे ऐसे टाउन हैं जिनका मैप पे हमको पता है कि ये स्थिति और ये इनका नाम है, इसके आगे हम उन देशों के बारे में कुछ नहीं जानते। और पर्सन्स, बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जिनको हमने देखा है, हमें नाम पता है, लेकिन बाद इसके आगे हम उन व्यक्तियों के बारे में ज्यादा नहीं जानते होते। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि आप थियोलॉजी को लीजिए। थियोलॉजी स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्मशास्त्र को लीजिए। जीनियोलॉजी पे आ जाइए। जीनियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री, वंश क्रम को पढ़ना कि उसके दादा का क्या नाम था, परदादा का नाम क्या था, उसके आगे क्या नाम था। तो जीनियोलॉजी पे अगर आ जाए, जीनोलॉजी यानी फैमिली हिस्ट्री की अगर हम स्टडी करें, तो कहते हैं किसको मालूम है चार्ल्स फर्स्ट की 4 ग्रेट ग्रैंडमदर्स के क्या नाम थे। या हेनरी एट्थ की विल जो 1530 से 1540 के बीच में बनी और जिसमें 16वीं शताब्दी में इंग्लिश और स्कॉटिश पॉलिटिक्स को प्रभावित किया। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स थे। वो जो डाउटफुल है विल, और कहते हैं अगर उसको सही मान लिया जाए तो इंग्लैंड के राज सिंहासन पे किसका हक बनता है, या स्पेन के राजा की पुत्री का इस इंग्लैंड के सिंहासन पर क्या दावा था, क्यों उसने स्पेन के राजा की पुत्री ने इंग्लैंड के सिंहासन पर दावा किया था। एक्चुअली क्वीन विक्टोरिया के सिस्टर की स्पेन के प्रिंस से शादी हुई थी और इस हक से उसने क्वीन विक्टोरिया की डेथ के बाद अपना क्लेम मांगा था। या जेबीडी के बच्चों का पिता कौन था। कोई भी ऐसे, कोई भी आदमी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे आप आधे घंटे में तैयार कर सकते हो कि आपको आता क्या है, लेकिन इसको बहुत टाइम लगेगा जिन टॉपिक्स के बारे में आपको नहीं आता। रादर आप एक पूरा दिन भर भी बैठे रहें तो अब ऐसे टॉपिक्स जिन पे आपको पूरा ज्ञान है नहीं बना पाएंगे। फिर ऑथर आते हैं एग्जामिनेशन सिस्टम के ऊपर। एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा है, ऑथर का कहना है कि श्रेष्ठ और बुद्धिमान लोग भी इसकी निंदा करते हैं और अपने बारे में कहते हैं कि मेरे जैसे कम बुद्धिमान और कम अच्छा आदमी भी इसके पक्ष में नहीं है। जो कितनी सारी एग्जामिनेशंस मैंने दिए हैं और इतने एग्जाम दे के मुझे तो अपने अज्ञान का ही पता लगा है। और ये जो पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर, इसको देख के तो मुझे बहुत ही डिस्गस्टिंग और उलझन सी लगती है और ऐसा लगता है कि दिल डूब रहा है जो क्वेश्चन पेपर सामने आता है। और ऑथर ने उसके लिए बड़ा ही रिचिड प्रिंटिंग पीस वर्ड यूज किए हैं क्वेश्चन पेपर के लिए। और उन्होंने अपना एक जो सीन प्रेजेंट किया है एग्जामिनेशन हॉल का, जिसमें एक बेचारा कम पेड जो एग्जामिनर है वो बच्चों को घूर रहा होता है। और अपनी एक एग्जाम्पल दी है ऑथर ने कि मैंने एक बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखे कि काउंसिल ऑफ क्लॉयस में बेरेंगेरियस के कार्यों पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो ऑथर का कहना मेरे को बिल्कुल ऐसे वेगली मालूम था काउंसिल क्या होता है, क्योंकि मैं कभी ब्लॉयस गया हुआ था, लेकिन इसके आगे अपने को कुछ नहीं आता था। तो ये जो क्वेश्चन था कि काउंसिल ऑफ क्लॉयस में बेरेंगेरियस के कार्यों पर अपने विचार प्रकट कीजिए, ऑथर कहते हैं अपने को कुछ नहीं पता था। फिर दूसरा क्वेश्चन जैसे कि एवी साइक्लॉडियल विधि से कोण के 3 भाग करने के प्रमुख प्रयास का विवरण कीजिए। और ऑथर कह रहे हैं कि अपन एवी साइक्लॉडियस वे से कोण के 3 भाग कैसे हो सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सका। और जो एक
क्वेश्चन भले ही सीधा था कि सेंट पॉल की nth धार्मिक यात्रा को आप बताइए, क्रोनोलॉजिकली बताइए वो कहाँ-कहाँ गए थे? तो ऑथर कहते हैं अपने भई अनेबल थे बताने में कि जो सेंट पॉल थे अपनी nth मिशन में कहाँ-कहाँ गए थे। वैसे ऑथर का कहना है कि क्वेश्चंस पेपर देख के आपकी आत्मा का बहुत सुधार होता है, क्योंकि जब भी आप कभी परीक्षा में बैठते हैं तो कम से कम आपको अपने अज्ञान का पता चल जाता है और यही आपकी ज्ञान प्राप्ति की स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसके बाद ऑथर थियोलॉजी के एक यंग स्टूडेंट का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि वो जो थियोलॉजी का स्टूडेंट था वो एक बार किसी पोस्ट के लिए चर्च की किसी पोस्ट के लिए पेपर दे रहा था। तो उसने एग्जामिनेशन को देखा, क्वेश्चन पेपर को देखा तो 6 में से 3 क्वेश्चन उसको करने थे। तो 6 में से उसने देखा कि 3 के बारे में तो उसे बिल्कुल ही पता नहीं था। लेकिन 3 उसको लगा मैं कर सकता हूँ। जैसे उसने पहले क्वेश्चन देखा, बी फर्स्ट सेंचुरी के कोलोसियंस या अकेसियंस ने कभी होली घोस्ट का नाम भी नहीं सुना था। तो फिर भी उसने सोचा चलो अपन ट्राई करते हैं, जितना आता है उसके बारे में ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखा कि चेल्सी डॉन की काउंसिल के बारे में क्या जानते हो? या दूसरा क्वेश्चन उसने देखा, क्या सोजोमन ने अपोलिनेरियंस के साथ राइट व्यवहार किया था? या साइप्रेनिक और अगस्टिनियन दोनों के वेस्टर्न पैट्रियार्क के प्रति रवैये में क्या अंतर है? तो क्वेश्चन उसने देखे तो पहले उसने क्वेश्चंस को बड़ा सुंदर, साफ, गोल-मटोल लिखाई में लिखा। फिर तीनों के नीचे थोड़ी-थोड़ी जगह छोड़ दी और हर प्रश्न के नीचे छोड़ी गई जगह पे उसने बड़े विज़डम से आंसर लिखने शुरू किए। सॉरी। तो उसने पहले प्रश्न का उत्तर लिखा, जो पहला प्रश्न था, भी आप चेल्सिडॉन की काउंसिल के बारे में क्या जानते हो? तो उसने उत्तर लिखा, भई कुछ नहीं। दूसरा जो क्वेश्चन था कि सोजोमन ने अपोलिनेरियंस के साथ राइट व्यवहार किया था? तो उसने आंसर लिखा नहीं। और तीसरा जो क्वेश्चन था कि साइप्रेनियक और ऑगस्टिनियन दोनों के वेस्टर्न पैट्रियार्केट के प्रति रवैये में क्या अंतर था? उसने आंसर लिखा कोई नहीं। सो इस तरह वो अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके एग्जामिनर को देख के और फटाफट रूम से बाहर निकल गया। इसके बाद का जो सीन है एक्चुअली वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी ह्यूमरस है कि उसने जल्दी लिख लिया, इसलिए बाकी जो बेचारे फंसे पड़े थे एग्जाम हॉल के अंदर उन्होंने बहुत हैरानी से उसको देखा, अरे वाह इसने इतनी जल्दी कर लिया, इतना इंटेलिजेंट, और वो बाहर निकल गया। तो लेकिन जैसा होता है कि स्टूडेंट लिख जाए और उसके जो आंसर थे नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, तो कि गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं आता है। तो नेचुरल बात है जो पेपर चेकर है वो भी ऐसे ही लिखता है कि बैल हमारा बाप है और नंबर देना पाप है। तो स्टूडेंट जो अपने आंसर्स थे उसके नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, फेल हो गया। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि मेरी ये कमजोरी है, मैं ज्यादातर किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर शुरू में काफी समय खराब कर लेता हूँ और उसका जो बेसिक मीनिंग होता है मैं उस पर नहीं पहुंच पाता। ऐसे ही जो है मेरे को ये समझने में काफी टाइम लग गया कि जो इग्नोरेंस का एक स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट है, एक लाभ है इसका, कि ये जो होता है ये ड्राफ्ट ऑफ बीटीट्यूड है, आनंद का भंडार है अज्ञानता हमारी। कैसे? कि ये हमारे मन को खुश रखती है। जैसे कहते हैं ना इग्नोरेंस इज ब्लिस, तो जितने हम इग्नोरेंट रहते हैं उतने हम खुश रहते हैं। ये आनंद की सैर है, आनंद का घूंट है। क्योंकि शाम के समय किसी ऊंचे स्थान पर देखने पर जो लंबा चौड़ा और रहस्यमय विस्तृत प्रदेश दिखाई देता है वो हमें इसलिए सुंदर दिख रहा होता है क्योंकि हम उस इलाके के गंदे और दुष्ट निवासियों और उनके तौर तरीकों के बारे में नहीं जानते होते। जैसे कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने, क्योंकि जैसे हम पास जाते हैं तो हमको एहसास होता है उस चीज की अगलीनेस का, तो दूर से हर चीज खूबसूरत दिखाई देती है। इसी तरह ही हमारी अज्ञानता है, क्योंकि जब तक हम चीजों की रियलिटी के बारे में नहीं जानते तब तक हम बहुत खुश रहते हैं। इसी तरह ऑथर का कहना है कि हमारा जो लव, हीरो वर्शिप, ड्रीम्स, विजन्स ऑफ फ्यूचर आर फ्रूट्स ऑफ इग्नोरेंस। हम इसलिए खुश रहते हैं, अपने दोस्तों से बात करके हमें बहुत खुशी होती है। हम सोचते हैं कि हमारे दोस्त हमारे बहुत अच्छे हैं और हमें बहुत प्यार करते हैं और हमें बड़े दिल से याद करते होंगे। हमारा नाम बड़ी सिम्पैथेटिकली ले रहे होंगे। हमें ये नहीं पता होता कि जब हम वहाँ से जाते हैं तो हमारे दोस्त पूछते हैं, "क्या ये अब भी पीता है?" दूसरा कहता है, "हाँ, लेकिन आज ये अब इस स्थिति पे पहुँच गया है कि इसको नशे का पता ही नहीं चलता।" और तीसरा कहते हैं, "ओहो! यही तो बड़ी खतरनाक स्टेज होती है।" मतलब हम सोचते हैं कि हमारे दोस्त हमें सिम्पैथेटिकली याद कर रहे होंगे, लेकिन वो हमारी छिछलेदर कर रहे होते हैं। तो आगे ऑथर जो है वो बड़े ह्यूमरस स्टाइल में कहते हैं कि अपना ऐसे तो मैं बड़े ग्रेंजर वाले नोट पे खत्म करूंगा और मैं कहूंगा कि ये सिर्फ इग्नोरेंस ही होती है। इग्नोरेंस के थ्रू ही हम मॉर्टल लाइफ का जो रफ सी है
इसके थ्रू एडवांस हो सकते हैं। अपने जीवन के नश्वर जीवन जो हमारा है और इसके जो रफ सीज हैं, उसमें हम अज्ञानता के सहारे ही पास कर सकते हैं। ये जो उन्होंने रफ सीज ऑफ दिस मॉर्टल लाइफ मेटाफर यूज किया है, ये कहते हैं मैंने कॉपी किया, मेरा ओरिजिनल नहीं है। लेकिन आप ये मानोगे कि जब तक कोई आदमी इग्नोरेंट रहता है, तभी तक वो नए नए एडवेंचर करता रहता है, तब तक कि वो बड़ी बड़ी बातें करता रहता है हर व्यक्ति, जब तक उसको फ्यूचर का पता नहीं होता। हम अपने फ्यूचर से अज्ञानी होते हैं, तभी हम बड़े एडवेंचर करते हैं और रिस्क लेते हैं। एक यहाँ पे लास्ट में फिर उन्होंने एक आदमी का उदाहरण दिया है कि एक आदमी एक पब्लिक लंच में अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें सुना रहा था, अच्छी बातें सुना रहा था और कह रहा था कि मैं तो जीवन में बहुत ही, मेरे साथ लाइफ बहुत बढ़िया है, और बाहर निकला, वहां पे जाके उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका जबड़ा टूट गया। तो ऑथर कह रहे हैं आज के बाद शायद वो अब बोस्टिंग नहीं करेगा, अब करेगा भी तो शायद हकला हकला के बोलेगा। तो इसलिए ऑथर कहते हैं मैं ज्यादा नहीं बोलता, मैं भी इग्नोरेंट हूँ। ऑफ कोर्स मेरी जो इग्नोरेंस है वो लोगों से थोड़ी कम है, और शायद ये मुझे सर्व भी करेगी। इसलिए ऑथर कहते हैं आई थैंक गॉड फॉर माई ओन इग्नोरेंस। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग, कीप लर्निंग, कीप रीडिंग। थैंक यू फॉर द टाइमिंग। और लास्ट पे अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो तो है टाइटल का जस्टिफिकेशन, कि इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस, इस टाइटल के पे आप कमेंट कीजिए। या इग्नोरेंस इज ब्लिस, ये जो प्रोवर्ब है, इसको ऑथर ने अप्रूव किया है या डिसअप्रूव किया है, आप टेक्स्ट कोट करें और इसको सपोर्ट करें कि इग्नोरेंस इज ब्लिस है, और ऑथर इसको अप्रूव कर रहा है या डिसअप्रूव। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट।